नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धर्मांतरण गैंग को सीएम योगी की चेतावनी, कहा धर्मांतरण की फिदायीन साजिश बेनकाब, सुरक्षा के लिए चुनौती, 500 लोगों की टीम कर रही है जांच। राफेल डील मामले की जांच पर फिर बिफरी कांग्रेस, कहा चोर की दाढ़ी में तनख्वाह, बीजेपी ने राहुल को बताया रक्षा कंपनियों का मोहरा। गाजियाबाद में बुजुर्ग पिटाई मामले में पुलिस का सख्त एक्शन, पत्रकार सहित 5 को भेजा नोटिस, नहीं हुए थे पूछताछ में शामिल। ईडी का अनिल देशमुख को आखिरी अल्टीमेटम, 5 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया, बेटे हरिकेश से भी 6 जुलाई को होगी पूछताछ। दरभंगा ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से आतंकियों ने रची थी ब्लास्ट की बड़ी साजिश, लश्कर-ए-तैयबा ने की थी फंडिंग। पहली खबर सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन से जुड़ी है। यूपी में धर्मांतरण गैंग के खिलाफ सीएम योगी सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने रिपब्लिक टीवी के साथ इंटरव्यू में धर्मांतरण गैंग को सख्त चेतावनी दी और कहा कि जबरन धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। इस गैंग के खिलाफ 500 लोगों की टीम जांच कर रही है। धर्मांतरण गैंग ने बाटला हाउस के माध्यम से धर्मांतरण का जाल फैलाया था। इन्हें विदेशों से फंडिंग मिलती थी और इन लोगों ने मुख्य बधिर बच्चों के जरिए उनके परिवारों को अपना निशाना बताया, साथ ही बच्चों को जिहादी बनाया है, जिनका इस्तेमाल धार्मिक स्थलों पर आस्था पर चोट करने और वीवीआईपी सुरक्षा की सेंध लगाने में किया जाता है। डॉक्टर साहब, सीएम योगी काफी सख्त नजर आ रहे हैं, जल्द से जल्द एक्शन भी लिया जा रहा है और आगे भी जिस तरह से कार्रवाई देखी जा रही है वो भी किया जा रहा है। तो इस पूरे मसले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के एक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 लोगों की टीम बनी हुई है जो सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट के ऊपर जांच में जुटी हुई है। उसी कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इस हिसाब से है कि गांव में कोई भी असहाय महसूस कर रहा है या किसी समस्या में घिरा हुआ है तो उसे वहाँ पे बाकायदा चिन्हित किया जाता है, दोस्त बनकर, एक हमदर्द बनकर उसके ऊपर जो है ये लोग अपना काम शुरू करते हैं, फिर मदद करते हैं, पैसे देते हैं, जो समस्या होती है उसको बाकायदा हल करने की कोशिश करते हैं और जब ये लोग नज़दीक पहुंच जाते हैं फिर इनके ब्रेन को वॉश किया जाता है और ब्रेन वॉश करके इनको फिर कन्वर्ट किया जाता है। मतलब ये रैकेट जो है न सिर्फ ओखला से ये चल रहा है, ये सिर्फ ओखला से ही चलने वाला रैकेट नहीं है, इसमें बहुत सारे जो लेयर्स बने हुए हैं, कई सारे मौलवी मौलाना का जो एक लेयर है, प्लस गांव में रेकी करने वाले से लेकर के हमदर्दी दिखाने वाले तक का ये पूरा का पूरा नेटवर्क पूरे यूपी में व्याप्त है। और इसीलिए ये जो 500 लोगों की टीम बनाई जा रही है उसमें जो सबसे पहला काम ये है कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करना कि जिन लोगों ने पिछले 2-4 सालों में धर्मांतरण किए हैं। एक, कैसे हुआ, किसने कराया, कितने लालच, क्या पैसा, ये सारी जानकारी ये टीम इकट्ठा कर रही है। कानून के हिसाब से एक बड़ा मसला बन जाएगा क्योंकि इल्योरमेंट हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक इसके जरिए किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। दूसरा, इसका टेक्निकल पहलू ये है कि जब भी किसी का धर्मांतरण होना है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये अंदर खाने में ये लोग कन्वर्ट करने का धंधा जो कर रहे थे, ये बेसिकली धंधा है, धर्म का प्रचार नहीं है। ये पैसे लेते हैं, विदेश से पैसा आ रहा है, अब ईडी भी इसके पीछे पहुंच गई है। तो ये तमाम रैकेट को योगी आदित्यनाथ एक्सपोज करना चाह रहे हैं। तो एक तो इलीगल काम चल रहा है और इसमें योगी आदित्यनाथ इतना ज़्यादा एक्टिव इसलिए भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि राजनीति की दृष्टि से एक ऐसा मुद्दा है कि इस पे ये जो सेकुलर इंडस्ट्री है देश की, ये जो फर्जी सेकुलर पार्टियां हैं, ये न बोल पाएंगी न इसको दबा पाएंगी।
जी बिल्कुल। तो जो भी धर्मांतरण गैंग से जुड़े हैं उनका हिसाब किताब योगी सरकार में जल्द से जल्द किया जाएगा। अब बात राफेल पर मचे घमासान की करते हैं। राफेल की सौदेबाजी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस एक्टिव हो गई है। फ्रांस सरकार की ओर से जज की नियुक्ति के बाद कांग्रेस लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रही है। इस बार कांग्रेस ने राफेल डील की जेपीसी जांच कराने की मांग की और कहा कि केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है। राहुल गांधी ने कहा कि दाढ़ी में एक नहीं कई तिनके हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रतिस्पर्धा रक्षा कंपनियों मोहरा बनाना चाह रही है। देश को कमजोर करने के प्रयास के तहत राहुल और कांग्रेस पार्टी राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये राफेल का मुद्दा खत्म नहीं होगा, बयानबाजी चलती रहेगी। एक बार फिर से जो इस तरह की बयानबाजी चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो राफेल का जो मुद्दा है ये काठ की हंडी है जी। एक बार ये लोग ऑलरेडी चढ़ा चुके हैं, ये बार बार नहीं चढ़ते। अब जो बयान आया है उसके दो मतलब हैं। पहला मतलब ये है कि राहुल गांधी और इस तथाकथित विपक्ष की पार्टियों को हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर भरोसा नहीं है। इनको फ्रांस की सरकार के एक्शन पे भरोसा है। वहाँ क्या हो रहा है उस पर इनको ज़्यादा भरोसा लग रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल्कुल ही क्लियर कट फैसला सुना दिया था उसके ऊपर इनको कोई भरोसा नहीं है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात कि ये कौन लोग हैं? ये राहुल गांधी को इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि आप भ्रष्टाचार के बारे में बात भी कर सके, जिसके दामन पे 100 दाग लगे हुए हों। बोफोर्स का घोटाला ये देश नहीं जानता क्या? कोयला घोटाला ये देश नहीं जानता क्या? ये CWG घोटाला ये देश नहीं जानता है क्या? कांग्रेस पार्टी सिर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है और ये भ्रष्टाचार का मसला उठा रहे हैं, जबकि इस पूरे केस में हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे रखा है। दरअसल राहुल गांधी और ये तमाम ये जो एक्सपर्ट्स बनकर टेलीविज़न पे जो आते हैं, ये दरअसल जो हथियार कंपनियां हैं इनकी दलाली में जुटे हुए हैं। ये लोग ये नहीं चाहते थे कि 10 के साथ इस तरह की कोई डील हो। जहाँ तक बात भ्रष्टाचार की है तो मनमोहन सिंह जिस वक्त इस डील को कर रहे थे तो उस समय के भी कागज़ को खंगालना चाहिए। जो देश के जो बड़े बड़े पत्रकार बनते हैं, उस वक्त जो आरोप मुकेश अंबानी की कंपनी को लग रहा है वैसा ही डील मनमोहन सिंह के समय ये अनिल अंबानी की कंपनी को दिया गया था। ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो राफेल का जो मसला है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसमें करार हुआ है। इसमें किसी बिचौलिए का कहीं कोई रोल नहीं है। और फ्रांस में अभी तहकीकात शुरू हुई क्योंकि लोग आरोप लगा रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था बिना किसी तथ्य के, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, जांच हुई, सारा कुछ हुआ, उसके बाद फैसला आया। उसी तरह की प्रक्रिया फ्रांस में शुरू हुई है। कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन हिंदुस्तान के जो लेफ्ट लिबरल कबाल है ये इसी बात को लेकर के खुश है कि चलो भाई वहाँ जांच शुरू हो गई। भाई जांच के बाद फैसला आना बाकी है, थोड़ा इनको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि ये फैसला जब आएगा तो इनके मुंह के ऊपर फिर से कालिख पुतेगी। चलिए, तो विपक्षियों को थोड़ा इंतजार करना बेहद जरूरी होगा। अगली खबर लोनी केस से जुड़ी हुई है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में वायरल वीडियो को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन में है। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों को सेक्शन 41 के तहत नोटिस भेजा है, जिसमें ट्विटर इंक के रेजिडेंट ग्रीवांस अफसर धर्मेंद्र चतुर, मकसूर उस्मानी, समा मोहम्मद, सलमान निजामी, दवार के पत्रकार सिद्धार्थ का नाम शामिल है। इन सभी लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने तलब किया है, लेकिन ये सभी हाजिर नहीं हुए। ऐसे में इन्हें दोबारा नोटिस भेजा गया। अगर अब ये 5 लोग पेश नहीं हुए तो पुलिस ने बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। डॉक्टर साहब, क्यों नहीं पेशी में ये लोग गए? इसके पीछे की क्या खास वजह मानी जाए? देखिए, इन लोगों को लगता है कि ये देश चलाते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार बदल गई है। ये सब कांग्रेस पार्टी के रिजीम के दौरान इस हिसाब से ये बर्ताव करते थे कि जैसे ये देश के ऊपर इनका पूरा अधिकार है। कानून को नज़रअंदाज करने की इनकी पुरानी आदत है और अफवाह फैलाना इनका पेशा है। दरअसल ये मसला बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि चुनाव से ठीक पहले ये तथाकथित ये जो लायर वायर के जो एडिटर है ये अमेरिकन है,
हिंदुस्तानी भी नहीं है, इसलिए ये बहुत सारे जो काम ऐसे कर जाता है कि जैसे इसको कोई ऊपर हिंदुस्तान का कानून जो है वो लागू ही नहीं होता, एक अमेरिकन सिटीजन है ये। तो लेकिन इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने यूपी चुनाव से पहले दंगा भड़काने की साजिश रची। एक ऐसा वीडियो जिसमें ऑडियो को हटा करके इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के एक शख्स के साथ मिलके इस तरह की साजिश रची। तो समाजवादी पार्टी का वो लीडर, वो कोई पहलवान है जो एनएसए के तहत बुक कर दिया गया है, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो इन लोगों के खिलाफ भी योगी सरकार एनएसए लगाना चाहती है और इसी से वो बचने के लिए ये लोग अलग अलग तिकड़म बना रहे हैं। ये वही लोग हैं, ये जो 5 लोगों का नाम आपने सुना, ये वही गैंग है जो कसाब के लिए छाती पीटता है। मेमन को जब फांसी की सज़ा होती है तो 12 बजे रात में ये सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने का मादा रखने वाले लोग हैं। लेकिन योगी जी तो योगी जी हैं, अगर ये नहीं पहुंचेंगे अगले समन में, अगले डेट के ऊपर, तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी बिल्कुल सही होगी। जी बिल्कुल, तो इन लोगों का बचना बेहद मुश्किल है, इनके साथ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अब खबर वसूली गैंग पर। 100 करोड़ की वसूली के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने एक बार फिर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को समन भेजा और 5 जुलाई को पूछताछ के लिए तलब किया है। वहीं उनके बेटे को भी ईडी ने समन भेजकर 6 जुलाई को पेश होने को कहा है। काफी वक्त से देशमुख नए नए बहाने बनाकर ईडी के शिकंजे से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईडी ने उनके कई करीबियों को गिरफ्तार कर जांच तेज कर दी है, जिसमें यह खुलासा हुआ कि देशमुख कैसे बार मालिकों से उगाही करवाया था। डॉक्टर साहब, अब बचना लगता है बेहद मुश्किल है। देखिए, ये तो खुद जाएंगे ही, अपने बच्चों को भी फंसा रहे हैं जी। इनके खिलाफ लगातार समन पे समन भेजा जा रहा है कि भाई आप आए, आपसे पूछताछ होगी। ये जाना नहीं चाहते। जाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनको मालूम है कि जिस तरह से इनके 2 सहयोगियों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, इनकी भी बारी आ जाएगी। गिरफ्तारी होगी तो सरकार भी गिर जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री एक भ्रष्टाचार के केस में वो जेल जा रहा है। अब ये बहानेबाजी कर रहे हैं कि मैं तो 72 साल का हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, आप मुझे रिटर्न सवाल पूछ लो, आप ऐसा कर लो कि हम लोग जूम पे हमारा इंटरोगेशन हो जाए। वाह, अजीबोगरीब स्थिति है। जब सचिन वाजे को पैसे काउंट करने वाली मशीन के साथ मर्सिडीज के अंदर बॉम्बे के अलग अलग बार और रेस्टोरेंट के ऊपर उसको घुमवा रहे थे, रोज करोड़ों का लेना देना हो रहा था, तब ये बातें समझ में नहीं आई कि हिंदुस्तान में कानून भी है, कोर्ट भी है, एजेंसियां भी हैं। चुनाव जीतने से, मंत्री बनने से कानून तोड़ने का लाइसेंस किसी को नहीं मिलता। अब ये जो बेटे को भी जो बुलाया गया है, ये तो बहाना कर रहे थे अभी तक कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। अब बेटे को घसीटा गया है। अब देखिए, अब सारे लोग ऑटोमेटिकली ईडी के पास पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि ईडी के पास एक ऐसा विस्फोटक सबूत है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। वो जवाब इसलिए नहीं है कि अनिल देशमुख और उनके बेटे और उनके रिश्तेदारों से जुड़े हुए 6 शेल कंपनियां कलकत्ता से ऑपरेट हो रही थी। शेल कंपनियां को मतलब कि कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इन लोगों ने उसमें जो कागजात जमा किए हैं, इनके बेटों ने, उसमें साफ साफ ये लोग लिख रहे हैं कि भाई 12-13 करोड़ रुपए का हेरा फेरी है। तो अब तो बताना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ से ये काम कर रहे हो, कहाँ से ये पैसे लेकर के आ रहे हो। ईडी के पास दूसरा ये भी सबूत मिला हुआ है कि किस तरीके से ये वसूली गैंग का पैसा विदेश भेजा जा रहा था। तो चारों तरफ से देशमुख साहब घिरे हुए हैं। इनको बस जिसको कह सकते हैं कि भाई वेंटिलेटर पे डाल देता आदमी। वैसे तो आदमी जीवित नहीं है, लेकिन वेंटिलेटर कुछ दिन तक उसको खींचता है, किसी तरीके से बचाने की कोशिश करता है। तो वही हाल गिरफ्तारी के मसले में
अनिल देशमुख के साथ है। जी बिल्कुल, तो ईडी के पास पुख्ता सबूत है, ऐसे में जितनी भी बहानेबाजी कर ले इनका बचना काफी मुश्किल है। आखिरी खबर दरभंगा ब्लास्ट केस पर। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर 17 जून को हुए पार्सल ब्लास्ट में अब पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। एनआईए ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के इशारे पर ही देश को दहलाने की बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैराना से गिरफ्तार सलीम और कफील नाम के 2 आरोपियों की बड़ी भूमिका रही। वहीं एनआईए ने वारदात को अंजाम देने वाले नासिर और इमरान को भी गिरफ्तार कर लिया। एनआईए का कहना है कि वारदात के लिए पाकिस्तान और लश्कर-ए-तैयबा की तरफ से फिलहाल 1,60,000 रुपए की फंडिंग की गई थी, लेकिन अगर ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो इन्हें करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती। डॉक्टर साहब, कौन है ये लोग? कनेक्शन तो पाकिस्तान का सामने आ रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय होता चला जा रहा है। 2 मुद्दे बिल्कुल एक लाइन पे चल रहे हैं। एक धर्मांतरण का है कि किस तरीके से बाहर से पैसा आ रहा है। ऐसा नहीं कि ये जो कोई इस्लाम का प्रचार कर रहे हैं ये मौलवी मौलाना, ये दरअसल पाकिस्तानी आईएसआई और वेस्टर्न एशियन कंट्रीज से ये पैसे लेकर के धर्मांतरण का धंधा कर रहे हैं। अब ये खबर आ रही है जो दरभंगा के ब्लास्ट में कि इनको पैसे दिए जा रहे थे कि आप ये काम कर लो, ब्लास्ट कर दो, ट्रेन में आग लगा दो, लोगों को मार दो, तुमको पैसे मिलेंगे, और उसके ऊपर ये सारे काम हो रहे हैं। तो जो खुफिया एजेंसियों के पास जो जानकारी आ रही है उसको बड़ा गौर से समझना और इसको बाकायदा इस तरह की खबरों के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। दरअसल जो आईबी की रिपोर्ट बता रही है वो ये बता रही है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले जब से ये आर्टिकल 370 हटा है, कश्मीर के अंदर तो सख्ती बरत दी गई है, लेकिन पाकिस्तान की जो साजिश का जो तरीका है वो अभी तक कमा नहीं है। वहाँ के आईएसआई बिहार, यूपी और बंगाल को इन लोगों ने कश्मीर बनाने की तैयारी कर ली है। जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे वो यूपी में हो, चाहे वो बिहार में हो या फिर बंगाल में, तो ये इस तरह की गतिविधियां लगातार आईबी के रडार पे है। मतलब ये कि हिंदुस्तान के अंदर ही गद्दार अब पैदा होने लगे हैं। जो लश्कर-ए-तैयबा, जो जैसे मोहम्मद पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में आतंकवाद को फैलाता था, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के लोगों के दिमाग में जहर घोलता था, अब पाकिस्तान की आईएसआई ये काम बिहार, यूपी और बंगाल में कर रही है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बड़ी खबरों पे हमने चर्चा की, उसमें सटीक एनालिसिस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरें और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।